चलिए चलिए बेटा, ठीक है। हम लोग आज हमारा जो टॉपिक होगा, आपका टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे? हम एक्सप्रेशन शुरू करेंगे, एक्सप्रेटरी सिस्टम शुरू करेंगे। सर कल तो आप एनाटॉमी कह रहे थे। हाँ, एनाटॉमी कह तो रहे थे एनाटॉमी, बट शुरू कर देंगे एनाटॉमी। अब आप इस वीक आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग तो शुरू करेंगे, एक्सप्रेशन शुरू करेंगे। ये जो बेटा एक्सप्रेशन हमारा है, जनरली आप समझ लीजिए कि अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन, दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट। ये अप्रोप्रिएट नहीं है, पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट ही हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होता है। हमारी बॉडी से रिमूव होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, हमारा स्वेट, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ये सब क्या होता है बेटा, एक्सक्रीट आउट होते हैं हमारी बॉडी से। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या कह सकते हैं बेटा? रिमूवल ऑफ waste material from the body is called excretion। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम कहेंगे excretion। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, वेस्ट मटेरियल। अच्छा, इस वेस्ट मटेरियल के केस में थोड़ा सा और हम इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये जो आपका वेस्ट मटेरियल जैसा शब्द है, आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो मेटाबॉलिक वेस्ट। तो आप मेटाबॉलिक वेस्ट भी लिख सकते हो। बेटा ये चैप्टर जितना देखने में हमें आसान लगता है, ये चैप्टर उतना ही हमें परेशान करता है। ठीक है, चैप्टर मैंने 10th में पढ़ाया अपने लोगों को थोड़ा सा, और बहुत प्यार से पढ़ाया था पूरा जो सर है। बहुत सारा पढ़ा दिया आपने 10th में। हाँ, अगर उस 10th वाली बातें आपको याद होंगी तो यहाँ आपको बिल्कुल भी आसान लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए, दो तीन शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो होता है आपका ऑस्मो रेगुलेशन, नाम तो सुना होगा इसमें, ऑस्मो रेगुलेशन। और एक आपने नाम सुना होगा ऑस्मो कन्फॉर्मर। ऑस्मो कन्फॉर्मर, ठीक है, ऑस्मो कन्फॉर्मर। देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन वो होते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोमोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। अगर होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी का जो स्टेज है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर हमेशा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं फिजियोलॉजिकल टर्म में? होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? इक्विलिब्रियम की स्टेज बनी रहती है। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37.4 डिग्री सेल्सियस है, या 37 डिग्री सेल्सियस है, 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो ये जो स्टेज है हमारी, क्या इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है, हम कह सकते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमारी होम्योस्टेसिस की कंडीशन पर है। अगर हमारा टेम्परेचर कम होता है तो हम बोलते हैं उसको हम हाइपोथर्मिया में है, और अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरथर्मिया हम बोलते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं उसको हमें बुखार चला है, हमें फीवर। ठीक, तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी का जो ऑस्मोमोलैरिटी है उसको हम क्या करते हैं बेटा? मेंटेन करते हैं। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोमोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेनेंस ऑफ द, क्या लिखिएगा आप? मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोमोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। सर रिपीट कर दीजिए। सर आप म्यूट हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही बेटा, अब आ रही है।
अब आ रही Yes. ना आवाज? हाँ, टू मेंटेन ऑस्मोमोलैरिटी या टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। मैंने बोला आपको कि मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोमोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है। ऑस्मोमोलैरिटी जो होता है, केमिस्ट्री वाले सर भी आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ ऑस्मोमोलैरिटी एक्चुअल में है। ऑस्मोमोलैरिटी आपका है कि रेशियो ऑफ द सॉल्यूट एंड वाटर, जो सॉल्यूट और वाटर का जो रेशियो होता है उससे हम निकालते हैं क्या, ऑस्मोमोलैरिटी, ठीक है। कितना अमाउंट में सॉल्यूट है और कितना अमाउंट में वहां पर वाटर है, ठीक है। इससे क्या निकालते हैं बेटा, मोलैरिटी, ऑस्मोमोलैरिटी निकालते हैं। ये सब आपने पढ़ लिया होगा मोल कंसेप्ट में थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे देखिए, एक अब ऑस्मोमोलैरिटी आपसे सवाल पूछता है कि व्हाट इज द ऑस्मोमोलैरिटी ऑफ ब्लड। ऑस्मोमोलैरिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की ऑस्मोमोलैरिटी कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है। कितनी होती है बेटा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और आपकी ऑस्मोमोलैरिटी किसकी बेटा, यूरिन की ऑस्मोमोलैरिटी कितनी होती है, यूरिन की ऑस्मोमोलैरिटी 1200 होती है मिली ऑस्मोल पर लीटर। और आपके मरीन वाटर की कितनी होती है, ये सब सवाल आपसे पूछ सकता है बेटा। मरीन वाटर की कितनी होती है बेटा, 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और फ्रेश वाटर की जो ऑस्मोमोलैरिटी होती है, फ्रेश वाटर की जो ऑस्मोमोलैरिटी होती है वो 50 to 60 मिली ऑस्मोल पर लीटर। सॉल्यूट वाटर को कंसीडर करेंगे, नहीं सॉल्यूट वाटर नहीं है, सॉल्वेंट जो मिनरल्स वगैरह है वो सब। क्योंकि फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं होता है कि जो एक्वागार्ड का पानी है, नहीं। फ्रेश वाटर का मतलब जो आपको नदी में तालाब पानी मिल रहा है, तालाब में पानी मिल रहा है, मतलब अदर देन दी मरीन वाटर जितना भी वाटर आप देखेंगे वो सब फ्रेश वाटर माना जाता है। अदर देन दी मरीन वाटर जितना भी आप पानी देखोगे सबको कंसिडर किया जाएगा फ्रेश वाटर में। अब हर फ्रेश वाटर पीने योग्य है कि नहीं है ये बाद में डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑस्मोमोलैरिटी होती है होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंग चलती है। इसका मतलब हम ऑस्मोमोलैरिटी को एज अ कंसिडर करेंगे या ऑस्मो रेगुलेशन को एज अ कंसिडर करेंगे कि भाई इसका जो वैल्यू रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाहर का इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो आपका ऑस्मोमोलैरिटी भी चेंज होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पानी के अंदर जाओ तो आपका ऑस्मोमोलैरिटी चेंज हो जाएगा, आप जब पानी के बाहर रहोगे तो आपका ऑस्मोमोलैरिटी चेंज हो जाएगा। बिकॉज हम कैसे एनिमल्स हैं, हम हैं होम्योथर्मिक, या इसी को हम बोलते हैं होम्यो ऑस्मोटिक। क्या बोलेंगे, होम्यो ऑस्मोटिक। हमारा जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है या ऑस्मोटिक जो वैल्यू है वो कैसी बेटा, सेम है, इक्वल रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है आपका ऑस्मो कन्फॉर्मर। दूसरा पॉइंट आता है ऑस्मो कन्फॉर्मर, ध्यान दीजिएगा। ऑस्मो कन्फॉर्मर, ये जो बेटा ऑस्मो कन्फॉर्मर है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ये अपने बॉडी का जो ऑस्मोमोलैरिटी है उसको चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जैसे फिशेस वगैरह, ठीक है। तो पहला जो आपका था जो ऑस्मो रेगुलेटर्स थे, ऑस्मो रेगुलेटर्स जो थे उनको हम होम्यो ऑस्मोटिक कहते हैं, ऊपर लिख लीजिएगा। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, होम्यो ऑस्मोटिक कहते हैं। और जो ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग जो होंगे, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग दे कैन अल्टर, they can alter their osmomolarity। बच्चों ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं, ऑस्मोमोलैरिटी, ठीक है। जैसे Yes, फिशेस sir. वगैरह हो गई, ये सब अपनी ऑस्मोमोलैरिटी को क्या करती है बेटा, चेंज कर देती है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं पोइकिलो ऑस्मोटिक। जैसे पोइकिलोथर्मिक होता है, ऐसे ये क्या है, पोइकिलो ऑस्मोटिक है।
तो ऑस्मो कन्फॉर्मर को हम बोल सकते हैं बेटा पोइकिलो ऑस्मोटिक। ये हमारा पोइकिलो ऑस्मोटिक, ठीक है। और जो ऑस्मो रेगुलेटर था उसको हम क्या बोल रहे थे? ऑस्मो रेगुलेटर जो था, ऑस्मो रेगुलेशन करने वाले एनिमल जो थे उसको हम बोल रहे थे बेटा ऑस्मो रेगुलेटर। और ये ऑस्मो रेगुलेटर कैसे थे? ये हमारे होम्यो ऑस्मोटिक थे, ठीक है। अरे लाली, ऑस्मो रेगुलेशन जिसके अंदर वो ऑस्मो रेगुलेटर है, ऑस्मो कन्फॉर्मर जो है वो पोइकिलो ऑस्मोटिक, ठीक है। एग्जाम्पल पहले ऑस्मो रेगुलेटर का लिखिएगा। ऑस्मो रेगुलेटर में एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि कॉर्डेट एक्सेप्ट शार्क, रेज एंड हैगफिश। इसके एग्जाम्पल है बेटा। ऑस्मो रेगुलेटर के एग्जाम्पल क्या है? ऑस्मो रेगुलेटर के एग्जाम्पल आपके होंगे कॉर्डेट, सारे कॉर्डेट। एक्सेप्शन में क्या आ गया आपका? एक्सेप्शन में आ गया आपका शार्क, ठीक है, आपका रे फिश, आपका हैग फिश। रे फिश और हैग फिश ये तो किसमें आते हैं बेटा? ऑस्मो कन्फॉर्मर में आते हैं, ठीक है। अब जब हम ऑस्मो कन्फॉर्मर का एग्जाम्पल लिखेंगे, ऑस्मो कन्फॉर्मर का एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हम लिखेंगे क्या? कॉर्डेट, क्या लिखेंगे इसका? नॉन कॉर्डेट, सॉरी, नॉन कॉर्डेट एक्सेप्ट, सॉरी, नॉन कॉर्डेट एंड प्लस क्या हो जाएगा बेटा? शार्क हो जाएगा, आपका रे फिश होगा, हैग फिश होगा। जब ये क्या है? ऑस्मो रेगुलेटर नहीं है तो क्या होगा? ऑस्मो कन्फॉर्मर होगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, एक्सेप्ट मत लिखिएगा। नॉन कॉर्डेट कॉमा शार्क, रेज एंड हैग फिश, एक्सेप्ट मत लिखिएगा। नॉन कॉर्डेट, शार्क, रेज एंड हैग फिश। अब इसको हमें ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जो अपनी आपकी इकोलॉजी से रिलेट करेगा। देखिए, इकोलॉजी से रिलेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया बेटा? बोलो, वाई एक्सिस। और ये वाला एक्सिस आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम लिखते हैं एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी। ये वाला जो है एक्स एक्सिस दिखा रहा है एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी, गुड, एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी, ठीक। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? इंटरनल ऑस्मोलैरिटी। ये वाला दिखा रहा है इंटरनल ऑस्मोलैरिटी, इंटरनल ऑस्मोलैरिटी। देखिए, ऑस्मो रेगुलेटर के लिए हमने ये ग्राफ ये बनाया कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्या है? ऑस्मो रेगुलेटर। ये क्या है? आपके मैमल्स, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये वाला जो ग्राफ हमने प्लॉट किया, ये क्या है आपका? ऑस्मो कन्फॉर्मर। ये क्या हो गया आपका? ऑस्मो कन्फॉर्मर, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद कीजिएगा। देखिए, ये कांस्टेंट है, ये क्या है आपका? ये कांस्टेंट है, ऑस्मो रेगुलेटर। ये किसके लिए है? ये मैमल्स के लिए है, आसानी से समझ लीजिए। और ये जो दिख रहा है आपको, ये ऑस्मो कन्फॉर्मर, लाइक आपका जेलीफिश। जेलीफिश क्या नॉन कॉर्डेट है ना? जेलीफिश क्या है? नॉन कॉर्डेट, ठीक।
ठीक डन। ये ग्राफ आप देखो, जैसे जैसे एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रही है वैसे वैसे इंटरनल वाली भी चेंज हो रही है। बट इस वाले ग्राफ में देखो, इसको हम प्लॉट ए कह देते हैं, इसको हम प्लॉट बी कह देते हैं। ठीक है, प्लॉट ए में देखो आप क्या हो रहा है कि यहाँ पर कितनी भी चेंजेस आ जाएं एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी में, बट इसका इंटरनल वाला मामला चेंज नहीं है, बल्कि कैसा है, कांस्टेंट। कैसा है बेटा, कांस्टेंट। तो ऐसे सवाल आपसे उठा करके एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि अभी आप 11th में तो ऐसा ग्राफ आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जब 12th में आप आएंगे तो इकोलॉजी में ये ग्राफ आप देखेंगे। तब इसी ग्राफ को अगर उठा करके आपके एक्सप्रेसिव सिस्टम से मर्ज करके पूछ लिया सवाल, तब आप ये कभी मत कहिए कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, लेकिन उसने 12th के इस ग्राफ को उठा करके आपके 11th के एक्सप्रेसिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको डेवलप करना है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि एक्चुअल में हमारे साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। जो एनिमल्स हमारे साथ रह रहे हैं वो नहीं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखिए मेनली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट माने जाते हैं, और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स हैं इसमें आपका क्या आता है, अमोनिया आता है, क्या आता है बेटा, आपका अमोनिया आता है, आपका यूरिया आता है, आपका यूरिक एसिड आता है, ठीक है, आपका गुआनिन आता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीजें आती हैं आपके नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। इसके अलावा भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी से जो कंटिन्यूसली निकलता है, जैसे हमने निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू निकल रहा होता है, ठीक है। और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमें क्या करना होता है, डेफिकेशन के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल देना होता है। गर्मियों के सीजन में क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, पसीना बाहर निकल जाता है। ये तमाम चीजें आप जानते हैं, बट मेनली हमारा मेन फोकस कहाँ पर होगा बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट में। और हम जब कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में चलेंगे, जो कि डार्विन ने आपको कहा था, क्या कहा था डार्विन ने, लेटेंट विद मॉडिफिकेशन। जो चीजें पहले से अवेलेबल है उन्हीं के अंदर क्या होता है बेटा, मॉडिफिकेशन होता है, तो एक नया चीज इवोल्यूशन यही होता है, ठीक है। तो अब आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे और अपने आप को देखेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब आपका अमीबा हो गया, और उसके बाद आप हो गए मैमल, ठीक है। सबसे एलिट ऑर्गेनिज्म हम ही है। तो वहां से लेकर के अमीबा से लेकर के अमीबा को छोड़ लेकर के फिर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा के हम मैमल्स तक आते हैं, तो आप देखते हैं कि इनके बीच में ये जो कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हुआ है, इस इवोल्यूशन के दौरान एक्सक्रीटरी मटेरियल में क्या चेंजेस आए। बिकॉज अगर हम इसको अकेले पढ़ते हैं तो हमें चीजें थोड़ी कम समझ में आती है। आपको पता होगा कि पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे थे, बाद में कैसे हुए, फिर एडवांस लेवल पर कैसे हुए। किडनी जो हमारी इतनी एडवांस किडनी है हमारी, वो जो किडनी है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और डिटेल में नहीं आएंगे, बस आपको बताएंगे कि भाई एक नेफ्रोफॉर्म्स होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्ट्रक्चर, उसके 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट से क्या बनता है, प्रोनेफ्रिक किडनी, मिडिल पार्ट से मेसोनेफ्रिक किडनी, और पोस्टीरियर पार्ट से मेटानेफ्रिक किडनी का फॉर्मेशन होता है। और जो मेटानेफ्रिक किडनी होती है वो सबसे ज्यादा एडवांस किडनी होती है। प्रोनेफ्रिक किडनी इनिशियल जो ऑर्गेनिज्म में पाई गई, लाइक आपकी जो है फिशेस वगैरह। मेसोनेफ्रिक किडनी आपकी किसमें पाई गई, आप जानते हैं, उसमें फ्रॉग्स वगैरह में पाई गई, आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाई गई। फिर उसके बाद आप देखिए मेटानेफ्रिक किडनी किसमें पाई गई, जो सबसे ज्यादा एडवांस मैमल्स हो गए उसमें पाई गई। तो इस तरीके से किडनी का भी क्या होता गया, विकास होता गया। अचानक से कोई एडवांस चीज नहीं आ पाती है, हमेशा एक क्रमिक विकास होता है, ठीक है। हमेशा से क्या होता है, क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे चीजें डेवलप करती हैं, और जो धीरे धीरे डेवलप करके एक अपने सेचुरेशन पॉइंट तक आती हैं, फिर उसके अंदर बदलाव जो है बहुत टाइम के बाद आने को होता है, ठीक है। अब जैसे शुरू में आप लोग क्लास करने जब आए थे, जब पहली बार आप लोग क्लास 11 में बैठे होंगे, तो सारी चीजें आपके सर के ऊपर से बाउंस हो रही होंगी, असल में ये है क्या मामला। पहले तो हमने साइंस का पेपर दिया, तब साइंस में भी 3 ब्रांच हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री में भी 3 हो गया आपका, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और फिजिक्स में भी 2 अलग अलग ब्रांच हो गई, मैकेनिक्स अलग पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टेट अलग पढ़ा है, मैग्नेटिज्म अलग पढ़ा है, फलाना देखना, ढेर सारी चीज। जूलॉजी अलग हो गया, बॉटनी अलग हो गया। हमारे तो खाली बायोलॉजी थी 10th में,
फिजियोलॉजी अलग हो गया, बॉटनी अलग हो गया। फिर आपने जूलॉजी में भी देखा अलग अलग ब्रांचेस पड़ी हुई, सैकड़ों ब्रांच है। बॉटनी में देखा आपने सैकड़ों ब्रांच। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इवोल्यूशन होता चला गया, होता चला गया। और ऐसा नहीं है कि आप उसके प्रति अडाप्ट नहीं हुए, आप पहले एक्लिमेटाइज हुए, आप चीजों को समझने के काबिल हुए, जब समझ गए अब आपकी आदत हो गई, हैबिचुअल हो गए। अब आपसे नींद में भी कोई पूछेगा तो तुम्हारी किडनी कहाँ है, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हमारी किडनी जो है पोस्टीरियर साइड है हमारी बॉडी। आपसे पूछा जाएगा कि ओसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में कौन सा जो है स्फिंक्टर होता है, या कौन सा जो है गेट होता है जो दोनों को खोलने बंद करने में मदद करता है, तो आप बोलोगे, नींद में बोलोगे सर एपिग्लॉटिस होता है। क्यों? क्योंकि अब आप चीजों को सीख चुके हो। आप एपिग्लॉटिस को कभी जो है इलियोथिकल वॉल्व कभी नहीं बोलो, कार्डियक स्फिंक्टर नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने चीजों को सीख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लेकर के चलूंगा कि किस तरीके से जो एनिमल्स हमारे थे, एनिमल्स का इवोल्यूशन भी कैसा हुआ। एनिमल्स का इवोल्यूशन आपने देखा सबसे पहले कहाँ पर आया, वो एक्वेटिक आया। एक्वेटिक से फिर ऐसे एनिमल्स आए जो पानी में भी रह सकते थे और लैंड पर भी रह सकते थे। ठीक है, वो हमारे एम्फीबिया है। एम्फीबिया के बाद फिर आपने ऐसे एनिमल्स को देखा जो रेप्टाइल। ठीक है, रेप्टाइल के बाद आपने क्या देखा, वो आपके एप्स के बाद आपने किसको देखा, आपने मैमल्स को देखा। तो ये जो कॉर्डेट का जो इवोल्यूशन है वो इस तरीके से हुआ। ऐसा नहीं कि पहले मैमल आया बाद में एम्फीबिया आया, नहीं। जो हमारा इवोल्यूशन कहता है वो ये कहता है पहले पाइसिस आए, देन एम्फीबिया आए, देन रेप्टाइल आए, देन एप्स आए, देन आपके मैमल्स। अवेलेबल सभी, अवेलेबल इस वक्त सभी, और सबका अपना जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। कॉर्डेट में आते हैं तो आपको कॉमन सा दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन कॉर्डेट में भी हम देखेंगे कि उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, वो भी क्या है, वेरी कर रहा है। अब जैसे आप अर्थवर्म को ही ले लीजिए, अर्थवर्म जब बरसात का सीजन आता है तब उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या हो जाता है, अमोनिया हो जाता है। लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होती है, ड्राई कंडीशन आती है, तब उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या हो जाता है बेटा, यूरिया हो जाता है। बट हमारे आपके अंदर क्या है, हमारे आपके अंदर एक जैसा है, हमेशा यूरिया का ही सिक्रीशन करेंगे, हम एक्सक्रीशन करेंगे, नॉट सिक्रीशन, क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। तो अब आप देखिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स अमूमन आपके अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। टॉक्सिसिटी की बात थोड़ा सा हम बता दें आपको कि हमारा जो अमोनिया होता है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, उससे कम आपका यूरिया टॉक्सिक होता है, और सबसे कम क्या होता है बेटा, यूरिक एसिड टॉक्सिक होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको एडेप्टेशन से रिलेट करेंगे इवोल्यूशन के टॉपिक से, तो हम ये देखेंगे कि जब एनिमल एक्वेटिक था तो उसके अंदर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट था वो क्या था बेटा, अमोनिया था। वो क्या था, अमोनिया था। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है। अमोनिया आपका बहुत ही ज्यादा हाईली टॉक्सिक है, तो जितना ज्यादा ये टॉक्सिक होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होगी इसके रिमूवल की। ठीक है, तो अमोनिया से पूछा जाए कि तुमको पानी थोड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो अमोनिया बोलेगा नहीं मुझे ज्यादा पानी चाहिए, मैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक हूँ, मुझे रिमूवल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है। और ज्यादा पानी की जरूरत अगर होगी तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में होगी जो पहले से ही एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में रह रहा है। तो जो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में रह रहा है उसको पानी की कोई कमी होगी नहीं होगी, ऑलरेडी वहां पर पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो ऐसे एनिमल जनरली जो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में रहते हैं, मैंने जनरली कहा सबको नहीं कर सकते, वेल वगैरह अलग हो जाते हैं, वेल मैमल है, वेल क्या है, मैमल है। ठीक है ना, तो जनरली सारे एनिमल्स जो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ में रहते हैं वो सब क्या एक्सक्रीट करते हैं बेटा, अमोनिया, और जो अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। उसके बाद जैसे ही हम पानी से बाहर आते हैं, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में आते हैं, तो हम वहां पर देखेंगे कि उनका जो एक्सक्रीटिव मटेरियल होगा वो क्या होगा, वो हमारा यूरिया होगा। और यूरिया को रिमूवल के लिए हमें अमोनिया के इतना पानी नहीं चाहिए, उससे थोड़ा सा कम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है बेटा, मॉडरेट होती है। पानी की रिक्वायरमेंट कैसी होती है बेटा, मॉडरेट होती है। और यहाँ पर कैसी होती है बेटा, यहाँ पर हाई रिक्वायरमेंट होती है, हाई अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद जब यूरिक एसिड में आते हैं तो इसके रिमूवल के लिए बहुत ही लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर को तरजीह दी जाती है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर को प्रायोरिटी दी जाती है। तो आप थोड़ा सा देखिए कि जो आदमी पानी में रह रहा है या जो ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है उसको तो पानी बचाने की कोई जरूरत है नहीं है, ऑलरेडी पानी है वहां पे। जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में आया तो वहां पर उसको जरूरत अब होने लगी कि हाँ पानी को थोड़ा सा कंजर्व करने की जरूरत है।
तब उसके अंदर वाटर कंजर्वेशन वाला फिनोमेना चलता है और जो उसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है बेटा, यूरिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो डिजर्ट एडेप्टेशन में आते हैं, हालांकि प्रेस्टीज मोड ऑफ लाइफ की बात है, डिजर्ट एडेप्टेशन है या जेरिक एडेप्टेशन है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा कि वहां पर यूरिक एसिड जो है उसका एक्सक्रीटिव मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड के रिमूवल की भी बहुत ही लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो इसके इवोल्यूशन में आप आएंगे, ये हम धीरे धीरे एडेप्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारे में एडेप्टेशन वाला फिनोमेना चल रहा है। तो ऐसे एनिमल जो डिजर्ट लाइफ में रहते हैं, लाइक आपके जो है स्नेक्स वगैरह हो गए, आपके रेप्टाइल्स वगैरह हो गए, दूसरे वो क्या रिलीज करें बेटा, यूरिक एसिड। जो आपके एम्फीबियंस हैं, जो हम हैं, ठीक है, वो क्या निकाल रहे हैं बेटा, यूरिया। एव क्या निकाल रहे हैं, यूरिक एसिड। जो आपके फिशेज हैं, जनरली मोलस्कम्स हैं, जनरली आपके पोरीफेरम्स हैं, जनरली आपके जो है सिलेंट्रेट्स हैं, ठीक है, आपके टीनोफोर्स हैं, आपके जो है इधर इकानोडम्स वगैरह हैं, ये सब एक्टिव मोड ऑफ लाइफ में रहते हैं, स्पेशली मरीन वाटर में। तो ये क्या रिलीज करेंगे बेटा, अमोनिया रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये इससे जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट की बेसिस पर हमने इसकी एडेप्टेबिलिटी भी देखी, हमने इसका इवोल्यूशन भी देखा। तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम जो है एडेप्टेशन की तरफ जा रहे हैं। इसका एग्जांपल बड़ा छोटा सा हम देते हैं आपको। मैंने आपको अपनी मुर्गी वाला एग्जांपल बताया था, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है। मैंने बताया था कि हमारे घर में जब मुर्गी पाली गई थी तो उस टाइम पर क्या हुआ कि एक मुर्गी हमारे यहाँ की बड़ी अच्छी सी थी, वो रोज अंडे दिया, सोने के अंडे नहीं देती। और मैं उतना लालची था कि मुर्गी को काट के सारे अंडे निकाल अच्छा, मुझे पता है अंडे उसकी बॉडी में बनेंगे। ठीक है, यहाँ का पानी कहाँ गया, थोड़ा सा देना, गलत होता है। तो बेटा भूमिका में बना रहा हूँ, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ, मुर्गी ने अंडे दिए दोपहर में और मुर्गी शाम को गायब हो गई। सुनाई थी ना कहानी, लेकिन एडेप्टेशन को थोड़ा सा और जो नए बच्चे हैं। तो मुर्गी गायब हो गई हमारी, हम लोग ढूंढते रह गए। तो हम लोगों ने समझ लिया कि अब मुर्गी का चिकन डिनर हो गया, बिल्ली का चिकन डिनर हो गया बिना पबजी खेले। बिना पबजी खेले मुर्गी का चिकन, वो बिल्ली का चिकन डिनर हो गया। बिल्ली का ही होगा ना, हम लोग तो ये समझे मुर्गी गायब हो गई तो कौन खाएगा उसको, बिल्ली खाएगी, कुत्ते खाएंगे, लेकिन हम लोग बिल्ली को ज्यादा देखते हैं। तो फिर क्या हुआ कि 3 दिन के बाद घर में जो हम लोग चावल वावल खाते थे, वो चावल का जो ड्रम रखा हुआ था, उस ड्रम से चावल निकालने के लिए गए तो उसके अंदर मुर्गी बैठी हुई थी और 2 अंडे भी उसने दिए हुए थे। और 3 दिन तक उस मुर्गी ने कोई पानी नहीं पिया। हुआ ये था कि जो ड्रम का जो ढक्कन था वो इस तरीके से लगा हुआ था और ड्रम का ढक्कन ऐसे से हिलता था। तो बेचारी मुर्गी जब इसके ऊपर बैठी तो ड्रम का ढक्कन ऐसे ऊपर हुआ, मुर्गी नीचे गई, ढक्कन बंद हो गया। अब निकलेगी कैसे? अब वो स्टोर रूम में रखा हुआ है ड्रम, घर से थोड़ा सा किनारे की तरफ। हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए, नहीं मिली। इत्तेफाक से मुर्गी मैंने ही देखी थी। भाभी ने कहा कि जा करके चावल लेते आओ, कुछ चुन बना लें खाने के लिए, साफ कर लें। हम गए, वहां मुर्गी बैठी हुई थी, 2 अंडे भी दिए थे। बताने का मेन मोटो ये है कि 3 दिन तक वो मुर्गी बिना पानी पिए रह गई। खाने के लिए तो उसके पास था चावल ढेर सारा, बिना पानी पिए 3 दिन तक रह गई। तो कहीं ना कहीं उस मुर्गी के अंदर ये जो मटेरियल था यूरिक एसिड, इसका जो फीकल मटेरियल है, एक्सक्रीटिव मटेरियल है, इस चीज को दिखा रहा है कि जो एव्स होते हैं, मुर्गी हमारी किस कैटेगरी की है बेटा, किस क्लास की, एव्स की तो है। ये एव जो है, ये एव जो है, इसके अंदर क्या है, वाटर कंजर्वेशन की कैपेबिलिटी है। ठीक है ना? जैसे मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जो प्लांट्स हमारे जो प्लांट्स डिजर्ट लाइफ पे रहते हैं, जेरिक एडेप्टेशन में रहते हैं, उनकी पत्तियां थिक होती हैं, जैसे एलोवेरा वगैरह की, ठीक है, सैकुलेंट होती हैं। उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है, C4 का मॉडिफिकेशन होता है, कैम प्लांट या कैम का मॉडिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में उसको बताऊंगा आपको, ठीक। कैक्टस भी सैकुलेंट में आता है, जेरिक एडेप्टेशन में आता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई।
तो प्रोडक्ट स्टेबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन करिए हमारे पास। नंबर 1 है अमोनिया। अमोनिया अमोनिया ये जो सब्सटेंस है, ये क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना अमोनिया, इसके रिमूवल को हम क्या बोलेंगे बेटा? अमोनोटेलिक। ठीक है, अमोनोटेलिक एनिमल होगा और रिमूवल का फिनोमेना जो होगा उसको हम बोलेंगे अमोनोटेलिज्म। क्या बोलेंगे उसको बेटा? अमोनोटेलिज्म बोलेंगे। ठीक है, सर किसको कहेंगे अमोनोटेलिस? अमोनोटेलिज्म फिनोमेना है, और जो फिनोमेना कर रहा है मतलब जो एनिमल है, अच्छा, ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम अमोनोटेलिक, जो ऑर्गेनिज्म है वो कहलाएगा अमोनोटेलिक और जो फिनोमेना है वो कहलाएगा अमोनोटेलिज्म। जो फिनोमेना है वो क्या कहलाएगा बेटा? अमोनोटेलिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो अमोनोटेलिक होते हैं? जल्दी बताइए, जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, लाइक आपका पोरीफेरा, याद करिए आपने जब एनिमल में पढ़ा था, पोरीफेरा, आपका सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा में हम इंक्लूड कर लेते हैं टिनोफोरा वगैरह। ठीक है, बोनीफिशेस, कौन सी फिश आपकी? बोनीफिश। ठीक है, टैडपोल, अर्थवर्म इन प्लेंटी ऑफ वाटर, सबका नहीं लिखेंगे। ठीक है, टैडपोल लार्वा, इसका लार्वा होता है टैडपोल, फ्रॉग का टैडपोल, एंड अर्थवर्म, अर्थवर्म इन प्लेंटी ऑफ वाटर, इन प्लेंटी ऑफ, अर्थवर्म इन प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, अर्थवर्म इन प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक, इसको लिखना एक
सर आप म्यूट हैं। ठीक है, दूसरा है आपका अमोनिया हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यूरिया। आज का लेक्चर मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा स्लो है, लेकिन कल से आपकी स्पीड बढ़ेगी। और अभी थोड़ा सा हम इसमें आपको बताएंगे कि आपका सिलेबस कब तक खत्म होगा, किस दिन खत्म होगा। अभी मैं पूरा बना देता हूँ आपको। सर 1 मार्च से फाइनल एग्जाम्स हैं 11th के, उससे पहले खत्म कर देना। उससे पहले खत्म कर देना। कह रही है कि 10 दिन में सिलेबस खत्म कर देंगे, 18 दिन। सर मेरा भी है 1 मार्च से ही एग्जाम है। और सर फाइनल में हम क्लास नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर उसमें फेल हो गए तो फेल ही है। ठीक। यूरिया देख लो बेटा, यूरिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे जानकारी के लिए। ये यूरिया किसके अंदर होगा बेटा? मैमल्स के अंदर होगा। बेटा फाइनल ईयर के जो एग्जाम हो रहा है आपके स्कूल में, उनमें सिलेबस की छटनी भी तो हुई है, सिलेबस रिड्यूस भी तो हुआ है। नहीं सर, नहीं सर, चैप्टर तो सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, घटे थोड़े हैं से बस, टॉपिक ही तो डिलीट हुए हैं बस। बाकी सब आ रहा है। ठीक है, तो उसका इशू नहीं है। पहले हम वो कर लेते हैं जो अभी तक नहीं हो पाया और आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यूरिया में क्या है बेटा? मैमल्स है आपका। मैमल्स के अलावा और क्या क्या आते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। फ्रॉग, दूसरा क्या है? कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश के अलावा अर्थवर्म इनलैंड। ये जो अर्थवर्म वाली बात बता रहे हैं ना बच्चे, ये सवाल पूछता है, इसीलिए हमने स्पेशली अर्थवर्म लिखवाया है। हाँ, अर्थवर्म इन कहाँ होता है भाई? अर्थवर्म ऑन, धरती पर। कर लो, अर्थवर्म यहाँ बरोबर के अंदर जाता है, तो आप इन और ऑन दोनों बरोइंग होता है। फसूरियल मतलब डिगिंग अप करके रहने वाला एनिमल। ठीक है, अच्छा यूरिक एसिड क्या है बेटा? यूरिक एसिड आपका ये जो यूरिक एसिड है, ये किसका प्रोडक्ट होगा बेटा? पेरिथेलिक का, जिसको हम बोलते हैं रेप्टाइल, रेंगने वाले। ठीक है, और किसका होगा बेटा? आपके पक्षियों का होगा, आपके इंसेक्ट्स का होगा। ठीक है, इंसेक्ट्स का होगा। ठीक है, हाँ हाँ, और आपके लैंड स्नेल्स का होगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये चीज यूरिया वाला जो फिनोमिना होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? यूरियोटेलिक नहीं, यूरियोटेलिज्म कहेंगे इसके फिनोमिना को। ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक एनिमल कहेंगे। ठीक वैसे ही यूरिकोटेलिज्म चलो नहीं, थोड़ा कम और यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, यूरिकोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। और एक बात, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आपका आता है गुआनीन। नाम याद कर लीजिए, क्या आता है? गुआनीन। ये स्पेशली पाया जाता है स्पाइडर में। स्पाइडर लगाना, मैन मत लगाना, स्पाइडर। ठीक है, स्पाइडर।
ठीक है, तो ऐसे एनिमल को गुआनोकेलिक एनिमल कहेंगे और फेनोमेना क्या कहलाएगा, गुआनोसेलिक। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, गुआनोसेलिज्म, गुआनो। ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर, गुड। आगे एक होता है आपका, कुछ एलेंटोइक एसिड भी पाए जाते हैं जो कुछ रेप्टाइल्स में होते हैं, दैट इज नॉट आवर पार्ट। ठीक है, एक होता है आपका यूरोक्रोम या यूरोबिलिनोजन, जो प्रोडक्ट होता है हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, मैं आगे होता है आपका यूरोक्रोम, यूरोक्रोम या इसे को हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजन, बोलेंगे यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन। ये यूरोबिलिनोजन या यूरोक्रोम जो है, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का कलर प्रोवाइड करवाता है, जैसे यूरिन पीला पीला होता है कभी कभी, लाइट येलोइश होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। लिख सकते हैं इट प्रोवाइड द कलर, प्रोवाइड कलर टू यूरिन एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the product of, it is the product of hemoglobin metabolism. Yo man, yo man. Bite you. जब बाइल आपके यूरिन में उसमें आया, ब्लड में आ जाएगा, तब ब्लड की वजह से यूरिन का भी कलर डिफरेंट हो जाता है। जैसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो पिगमेंट्स होते हैं, जॉन्डिस में क्या होता है, जॉन्डिस में इसका पिगमेंटेशन हाई हो जाता है हमारे ब्लड में, तो यूरिन भी क्या हो जाता है, हमारा पीला हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, एक होता है आपका स्केटॉल, एक होता है स्केटॉल, एक होता है मर्केप्टॉल और एक होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये तीनों मिला करके ओडर ऑफ फीकल मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फीकल मैटर का जो ओडर होता है, गंध जो होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। जिसमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है, मेजर कंपोनेंट आपका स्केटॉल होता है। ठीक है, मेजर कंपोनेंट ये होता है स्केटॉल। ठीक है, एक फिश होती है बोनी फिश, जिसको हम बोलते हैं टेलियोक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेलियोक। उस टेलियोक के अंदर जो उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, और वो होता है टीएमओ। कौन सा होता है, टीएमओ। टीएमओ क्या होता है दीप्ति, बताया था एनिमल किंगडम में। टीएमओ क्या होता है, ट्राई मेथिलामाइन ऑक्साइड। ये होता है आपका ट्राई मेथिलामाइन ऑक्साइड, ट्राई मेथिलामाइन ऑक्साइड। ठीक है, क्या ये ट्राई मेथिलामाइन ऑक्साइड, इट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टेल्यूट, दैट इज द बोनी फिश, दैट इज द बोनी फिश। ठीक,
रहा है। सर नेक्स्ट वेडनेसडे को किस चीज का टेस्ट होगा? हाँ, नेक्स्ट वेडनेसडे को जो अभी आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक टेस्ट दिया है वो, लिविंग वर्ड का दिया है वो, एनिमल किंगडम देंगे वो। एनिमल किंगडम के 10 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी के 5 नहीं 40 क्वेश्चन है ना। एनिमल किंगडम के 20 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसके 10 हो गए। ठीक है, चलिए बेटा, एक मसल प्रोटीन होती है, उस मसल प्रोटीन को हम बोलते हैं बेटा क्रिएटिनिन। क्या कहते हैं उसको हम? क्रिएटिनिन। नाम तो सुना होगा, क्रिएटिनिन। ये क्रिएटिनिन है, ये है आपका मसल प्रोटीन। ये आपका है मसल प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है आपका? मसल प्रोटीन। इसका यूरिन में आ जाना या इसका ब्लड में आना स्पेशली बहुत हार्मफुल होता है, जनरली ब्लड में नहीं आता है। ठीक है, अगर ब्लड में अगर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं। तो किडनी के बारे में सब अभी पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसके बारे में बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो चूंकि सारे बच्चे एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं, इसलिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन को भी हम ध्यान से देखते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका क्या है? पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में क्या होता है बेटा? जनरल बॉडी सरफेस। सुनते हुए चलिए, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में क्या है बेटा? जनरल बॉडी सरफेस। लिख लेते हैं, क्या है? पोरीफेरा। शुरू से चल रहे हैं ना हम, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। यहाँ से चलते हुए हम कॉर्डेटा तक आएंगे, जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फ्लैटी हेलमिंथेस। प्रोनेफ्रेडिया। वेरी गुड, दोनों बच्चे अच्छे हो हमारे। फ्लैटी हेलमिंथेस में आता है फ्लेम सेल, या इसी को हम बोलते हैं सोलेनोसाइट, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोनेफ्रीडिया। बहुत अच्छे बच्चे, अच्छा लगता है जब तुम लोग पुरानी चीजें अच्छे से बता देते। उसके बाद आपका आता है क्या? एस हेलमिंथेस। एस हेलमिंथेस में कौन सा होगा? एच शेप्ड। का नाम क्या होता है बच्चे? का नाम होता है रेनेट सेल। अरे गधा, तुम लोग भी बोलोगे, कुछ पढ़ाया तो है तुम लोगों को? हाँ, तो तुमको थोड़ी गधा बोल रहा है, मुझको गधा बोल रहा है। राजू, तुम सब कुछ नहीं बन सकते ना बेटा। आकाश तो बहुत अच्छे था, बहुत अच्छे आंसर बता। नहीं, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैंने रेनेट सेल एच शेप्ड का होता है। जीवीएस का जनरल बॉडी। इसके बाद कौन सा फाइल है? एनिलिडा। तो बताओ, इसी बच्चे नेफ्रीडिया। एनिलिडा में नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया कितने टाइप का होता है? एक्सोनेफ्रिक और एंटेरोनेफ्रिक, दो होते हैं। दो में फिर कैटेगराइज किया जाता है, पेरेंजियल नेफ्रीडिया, सेस्टल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंटरी नेफ्रीडिया। वो नेफ्रीडिया नहीं, वो अलग है। प्रो मतलब पहले। क्या मतलब होता है प्रो का? कहते हैं प्रवोक मत करो, मतलब क्या? उत्साह मत, जैसे उसको उत्साह मत।
राजा आदमी जाके नहीं कहा करना, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह दफन है, इसके बारे में कोई पूछने नहीं जाता। 20 रुपये टिकट लेकर भी कोई नहीं आता। अकबर सिकंदरा में ही है ना दफन, वहाँ का आदमी राजा आदमी। मैंने बेइज्जती कर दी क्या? नहीं ना, दोनों किया है। ऑर्थोपोडा खाली मेल्पिगियन की बोलोगे। सर मैं फाइलम वाइज बताऊं? फाइलम वाइज नहीं, क्लास वाइज। सॉरी, क्लास वाइज। हाँ यस बेटा, शाबाश। एक एक करके बताना, मैं वही लिखूंगा जो कहोगे वो। चलो मैं पहले लिखता हूँ, पहला क्लास इंसेक्टा। तुम बता चुकी, तुम सही थी। इधर से सर, भी जवाब आया। मेल्पिजियन टिब्यूल। मेल्पिगियन टिब्यूल। फिर और फिर आती है इसकी मीजोस्ट्रोमेटा, फिर उसमें एरेक्निडा। एरेक्निडा में क्या एरकिनिडा है? में मेल्पिजियन ट्यूब्यूल या कॉक्सियल ग्लैंड या दोनों। ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यस सर। कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। और आपका आता है ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड, जो किसमें आता है बेटा? क्रस्टेशियंस में आता है। बस इतने पे ही रहना है और बाकी सब ध्यान नहीं देना है। क्रस्टेशियंस क्या आता है इसमें? एंटीनरी ग्लैंड। मेरा फेवरेट अच्छा लगता है यही एनिमल किंगडम, बड़ा मजा आता है। शुरू में बोर लगता है ना, बाकी आदमी क्रस्टेशियंस, ठीक है। दीप्ति खूब परेशान होती थी इसमें एनिमल किंगडम में। इतने बड़े बड़े नाम होते थे। पहली दफा बच्ची आई थी क्लास 10 से निकल करके, परेशान हो गई, फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी, है ना दीप्ति? यस सर। तुम लोग भी परेशान हुए थे शुरू में? ठीक है बेटा। इसके बाद आपका फाइलम आता है मोलस्का। ऑर्गन ऑफ भोजन। हाँ। मोलस्का। ऑर्गन ऑफ भोजन, इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा? ये किडनी की तरह काम करता है। ऑर्गन ऑफ भोजन सिमिलर टू किडनी। इसके साथ एक एडिशनल ऑर्गन होता है केबर्स ऑर्गन, ठीक है। इसके साथ एक एडिशनल ऑर्गन होता है बेटा, इसके साथ एक एडिशनल ऑर्गन होता है, हम क्या बोलते हैं बेटा? केबर्स ऑर्गन। इसके साथ आपका ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं केबर्स ऑर्गन। इसके बाद आपको फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा। नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है? नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू या ट्यूब फीड के थ्रू होता है, ठीक है। हाँ, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में ही सब इन्वॉल्व हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका हेमिकॉर्डेटा। वेरी गुड। हेमिकॉर्डेटा, प्रोबॉक्सिस ग्लैंड। क्या है बताइए? प्रोबॉक्सिस ग्लैंड, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल ग्लैंड, सब लिख पाया है। यूरोकॉर्डेटा में है बेटा न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। बाद इसके हम आते हैं किसमें? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब बता भाई। क्या सर? अंकुर, सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब क्या? बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा? हमारा ना निकालना, तुम्हारा स्पेशलिस्ट अलग करना, तुम्हारे पर से जोड़ते रहना थे।
जब नोटोकॉर्ड कन्फाइंड रहे सिफेलिक रीजन, ठीक है, दैट इज द सिफेलोकॉर्ड। इसका एग्जांपल था एम्फिऑक्स। इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसको हम सोलिनोसाइट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, फ्लेम सेल नहीं कहेंगे आप, फ्लेम सेल भी होते हैं। ठीक है, सोलिनोसाइट। तो सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोपोडा का मेंबर कौन होता है भाई? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। शाबाश, यही तो बच्चे पढ़ते हैं क्या, दीप्ति और सलोनी? बाकी सारे बच्चे तो बस कर्नाटक का है। बाकी सब कर्नाटक में रहते। सिफेलोपोडेटा, सोलिनोसाइट। इसका एग्जांपल क्या था बेटा? सुलेन। एम्फिऑक्सस। कॉमन नेम एम्फिऑक्सस को क्या और क्या बोलते हैं? सर मेरे को स्पेलिंग पता, बता दूं? बता दो। LANCELET। उसको हम लेंसलेट कहते हैं। हाँ सर। प्रोनाउंस कर लो, लेंसलेट। ठीक है बच्चे, तो अब हम आप बात करते हैं साइक्लोस्टोम, पाइसिस और एम्फीबियन। किसकी बात करेंगे? साइक्लोस्टोम, पाइसिस और एम्फीबियन की बात करेंगे। साइक्लोस्टोम, साइक्लो का मतलब राउंड, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। साइक्लोस्टोम, और क्या नाम बताया हमने आपको? पाइसिस एंड एम्फीबियन। पाइसिस एंड एम्फीबियन, ठीक है। इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मीजोनेफ्रिक किडनी। क्या बोलते हैं? मीजोनेफ्रिक किडनी। लेकिन जो प्रिमिटिव साइक्लोस्टोम थे, प्रिमिटिव फिशेस थी और टैडपोल थे, इनमें जो किडनी होती है वो प्रोनेफ्रिक। तो बस सिंपल सी बात है, हम इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। एक नेफ्रोटोम्स होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। मान लीजिए कि ये नेफ्रोटोम्स है, ये मान लीजिए कि आपका नेफ्रोटोम्स है। ये क्या है? नेफ्रोटोम्स है, मान लीजिए ये नेफ्रोटोम्स है। एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में डेवलपमेंट जो होगा किडनी का उसको हम प्रोनेफ्रिक कहेंगे। ये आपका प्रोनेफ्रिक किडनी। मीजो पार्ट से मिडिल पार्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे बेटा मीजोनेफ्रिक किडनी कहेंगे, और जो पोस्टीरियर पार्ट से होगा उसको हम बोलेंगे मेटानेफ्रिक किडनी। क्या कहेंगे उसको हम? मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। समझ में आई बात? तो मैंने क्या बताया? साइक्लोस्टोम, पाइसिस और एम्फीबियंस में जो किडनी होगी उस किडनी को हम बोलेंगे बेटा मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक किडनी, ठीक है। बट इन प्रिमिटिव साइक्लोस्टोम, पाइसिस एंड टैडपोल, देख लेना, इन प्रिमिटिव साइक्लोस्टोम, पाइसिस एंड इन टैडपोल किडनी इज प्रोनेफ्रिक, ठीक। यस सर। प्रिमिटिव साइक्लोस्टोम, फिशेस एंड इन टैडपोल किडनी इज प्रोनेफ्रिक, ठीक है। और रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में, राम में क्या होता है? रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, वेरी गुड। एंड आपका मैमल, इन तीनों में जो किडनी होती है दैट इज मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। एक ठो जो है वो था, ऑर्गेनिज्म था, उसका नाम था अमीबा। अमीबा में कोई स्पेशल जो है ऑर्गन नहीं पाया था। वहां पर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है? एक्सपेल्ड आउट कर देता है अपनी बॉडी, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ा सा जो कल हमारी क्लास होगी
उसमें हम आपको पढ़ाएंगे किडनी, नेफ्रॉन, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे और थोड़ा सा हम आपको पढ़ाएंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। कल और फिर परसों ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल टेस्ट है, कब है? 2 से 5 का टेस्ट है। तो तुम लोग 11 बजे क्लास ले सकते हो? हाँ, कितने बजे सर? सुबह 11 बजे बेटा। ले लो सर। अवनी, नहीं सर, स्कूल जाना स्कूल जाना होता है बच्चों। चलो फिर कल क्लास तो नहीं हो रही है फिर। और सैटरडे को कितनी क्लास है आपकी? 10 बजे। तीनों है सैटरडे